नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलासपुर के। एटीपी मशीन को तोड़कर 13,33,000 रुपए की लूट कर ली गई। दयालबंद बिजली ऑफिस के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने शहर सहित पूरे जिले की सीमाओं को सील कर रखा है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। ये 7:15 करीब गार्ड रहता है? गार्ड नहीं रहता। तो इतना बड़ा संस्थान है, गार्ड क्यों नहीं रखते? गार्ड ऑफिस वाले लोग नहीं देते। तो आपने आवेदन नहीं किया? ऊपर नहीं बताया अधिकारियों को कि यहाँ गार्ड नहीं है? हेल्पर देता है सर, एक हेल्पर देता है। कितने की लूट हुई है? कितने की तालुक? पैसा कितना? वो 13,33,000 से ऊपर। आपको जानकारी था यहाँ 13 लाख है करके? हाँ सर, मैं वहाँ सिस्टम से लोड करके फिर दयालबंद का सहायक अभियंता ऑफिस है। एटीपी की मशीन है। यहाँ पर बिजली विभाग में जो बिजली बिल पटाया जाता है मशीन के माध्यम से, लगभग 7:15 बजे की घटना है। प्राप्ति बता रहा है कि उस समय वो मशीन से कैश निकाल के गिन ही रहा था। उसी समय 4 लोग आके उससे पैसा जो छीन कर है भाग गए। सर ये कितने लोग थे, किस प्रकार? अभी लगभग वो उसके अनुसार बतानुसार 4 है, 3 को वो देखा है एक दरवाजे के पीछे। और अब बात करेंगे खास खबर की। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में वो शामिल होंगी और इस दौरान लगभग 3 घंटे का समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल के लालपुर में बिताएंगे। आयोजन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए अचानक से शहडोल पहुंच गए। इस कार्यक्रम में विंध्य और महाकौशल से लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इन्हें लाने के लिए 2500 से ज्यादा बसों को लगवाया गया है। सुरक्षा में लगभग 2000 जवानों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री फकत सिंह कुलस्ते, मंत्री मीना सिंह, मंत्री कुंवर विजय शाह और मंत्री बिसाहू लाल सिंह, साथ ही प्रेम सिंह पटेल, सांसद हिमाद्री सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ये गर्व की और प्रसन्नता की बात है कि एक उत्सवी माहौल में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रही हैं और वो भी हमारे शहडोल में पधार रही हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित है। और मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब खेल विभाग करेगा। दरअसल एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन के विसल ब्लोअर राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए में भ्रष्टाचार, मनोरंजन कर समेत जीएसटी टैक्स चोरी करने के साथ साथ टिकटों की कालाबाजारी को लेकर एमपीसीए अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीईओ सहित रोहित पंडित के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इस शिकायत की जांच के लिए इसे खेल विभाग को भेज दिया है। एमपीसीए के जितने भी घोटाले थे, अनेक एजेंसियों को शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री जी को इस मामले की शिकायत की गई थी, जिसमें जीएसटी चोरी प्रमुख मुद्दा था, मनोरंजन कर की चोरी और एमपीसीए के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था जो उनकी बैलेंस शीट से सामने आया था। इन सभी मामलों को लेकर जब मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच खेल विभाग के अंतर्गत होगी। और आज देश भर में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों संग एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में बच्चों के साथ स्वर्गीय माधवराव सिंधिया उद्यान का लोकार्पण किया और इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट का अलग अंदाज देखने को मिला। वे जब ओपन जिम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वे कसरत करने लगे। तस्वीरें देखें। मैं बच्चे से ये आग्रह करता हूँ, प्रगति करता हूँ शिक्षा के साथ, उतना ही महत्व अपने जीवन में स्वास्थ्य का है। ये पर्यावरण की दृष्टि से ये उद्यान उनके जीवन के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बेटा और बेटी अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई हम जैसा सेवक बनेगा। ये उद्यान से ये फायदा। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगी। अगले 24 घंटों में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी पार्टी की तरफ से। हाईकमान को 4 नामों का पैनल सौंपा गया है और इसमें सबसे आगे सावित्री मंडावी का नाम माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सावित्री मंडावी ही उम्मीदवार बनाई जाएंगी।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, आधिकारिक तौर पर नहीं की है, लेकिन इस बीच आदिवासी समाज चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुका है। आदिवासी समाज ने 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं और आदिवासी समाज द्वारा नामांकन पत्र खरीदने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। दरअसल इस चुनाव में हर गांव से प्रत्याशी देने की घोषणा सर्व आदिवासी समाज पहले ही कर चुका है। उधर मनोज मंडावी की पत्नी ने भी नामांकन पत्र खरीद दिया है। सावित्री मंडावी को उम्मीद है कि भानु प्रतापपुर से पार्टी उन्हें ही प्रत्याशी बनाएगी। दिन है तो उस अवसर में आज शुभ दिन हम मानते हैं। तो उस अवसर में हम आज उनके दिन के दिन आज फॉर्म लेने आए हुए हैं और जिस हिसाब से क्षेत्रवासियों का उनके प्रति प्यार स्नेह दिखता है तो हम भी चाहते हैं कर कि आगे स्नेह वैसी जैसे क्षेत्र वालों ने बनाया रखा है उसको आगे ले जाने के लिए आज हमने उनके शुभ दिन में फॉर्म लेने आए हैं। जी, अगर अब मान लो कांग्रेस आप लोगों को टिकट नहीं देती है जी तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं? ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिस निर्णय में हमको खड़ा उतरना समझेगी, दावत देगी हमको, उसमें हम खड़ा उतरेंगे और पार्टी जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे। हम लोगों ने अपने विधानसभा में अलग अलग डेट में अलग अलग विधानसभा ब्लॉक के लोग नामांकन भरने आएंगे, पर आज हमारे चारों ब्लॉक से लगभग 30-35 लोगों ने नामांकन खरीदा है और कल लगभग हमारा 100 का टारगेट अपने 4वां विकासखंड से हो जाएगा। मैं यहाँ अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूँ। मैं आदिवासी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था और कहीं न कहीं मैं इस पद से इस्तीफा मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री जनक ध्रुव जी को मैं भेज दिया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं समाज के साथ हर समय समाज के साथ रहा हूँ और समाज के साथ मैं रहूँगा, क्योंकि जो सरकार जो कह रही है कथनी और करनी में अंतर है। क्योंकि आज आदिवासी समाज शोषित है, पीड़ित है और वो न्याय के लिए रोड की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हमें बहुत पीड़ा है। क्योंकि हम आदिवासी कांग्रेस में रहे, अध्यक्ष बनकर पार्टी के काम के, उस हिसाब से हमको ना कहना चाहिए कोई हमारे समाज को कोई लाभ हुआ न हमको लाभ हुआ, इसलिए हम बहुत पीड़ित। और चलिए बात कर लेते हैं जशपुर की, जहां पर आज जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव के परिजनों से भी मुलाकात की। संघ प्रमुख ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित उन्होंने किया। धर्मांतरण शब्द का बगैर उपयोग किए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में कहा कि हमें अपने 16 संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। अब हमको जागने की जरूरत है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है। हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ठगने वाले बहुत लोग हैं, दिलीप सिंह जूदेव की तरह काम करने की जरूरत है। और जनजातीय गौरव हमारे गौरव का मूल है। जनजातीय जीवन पद्धति हमारी भारतीय जीवन पद्धति का मूल है। जनजातीय सारे रीति रिवाज हमारे अनेक रीति रिवाजों के मूल है। भारतवर्ष का मूल कृषि और वनों में है, वहां से उपजी हुई यह संस्कृति है। उस संस्कृति की दुनिया को आवश्यकता है। यह भगवान का काम है, भगवान का काम उपस्थित हुआ है। अब हमको जागना है, अपने गौरव का स्मरण करना है, उस गौरव पर पक्का रहना है। अपने देश धर्म संस्कृति समाज इसका गौरव मन में रखकर उन पर पक्का रखना है, पक्का रहना है। वो अपना मूल है, उससे कटना नहीं है। हमको हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाले दुनिया में भले ही होंगे, लेकिन हम मजबूत हैं तो क्या बात है। आपने सुना संघ प्रमुख ने क्या कहा और इसी मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर सीधा निशाना साधा, बोले कि मोहन भागवत को जानकारी का अभाव है। प्रदेश में सबसे अधिक चर्च भाजपा के शासन में बने हैं। बीजेपी के 15 साल के शासन में सबसे ज्यादा चर्च बनाए गए। जानकारी नहीं होने पर डेटा उपलब्ध कराने की बात भी कही है। मोहन भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं कि 15 साल के कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं। क्योंकि जब ईसाई होंगे तब चर्च बनेगा तब ईसाई नहीं होंगे।
जब ईसाई होंगे, जब कोई सिख होगा जहाँ निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं। और मेरी बात को झुठला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। तो आप देख रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। कांग्रेस संघ पर निशाना साध रही है और फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस पर निशाना साधा है। मरकाम ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा फूट डालो राज करो का है और जब जब इलेक्शन आते हैं तो अपने एजेंडे को लेकर उन राज्यों का दौरा किया जाता है, जिस पर बीजेपी ने भी खुलकर पलटवार किया। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति। उस नीति पर ना चले। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं उन राज्यों का दौरा करके उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करते हैं, जबकि आरएसएस हमेशा कहती है हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, हम लोग सांस्कृतिक, हम लोगों का राष्ट्रवाद की ओर हम जाने वाले हैं। मगर हमें लगता है कि जो पीछे से बैकअप आरएसएस करती है वो नहीं होना चाहिए। हम मानिए मोहन भागवत जी। मोहन मरकाम को मालूम नहीं, संघ इस प्रकार की बातें न करता है, न उनके जीवन में है, न जीवन पद्धति में है। उनको संघ को पहले समझ लेना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। संघ, यह कहा जाता है कि संघ हमेशा गैर राजनीतिक संघ है, लेकिन संगठन है, लेकिन बीजेपी से और सियासत से जुड़ाव जब कभी संघ प्रमुख का दौरा होता है। संघ 100% गैर राजनीतिक संगठन है। संघ में कहीं भी राजनीति नहीं होती। संघ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का। इस संघ को पहले समझना चाहिए और उसके बाद आशंका व्यक्त करना चाहिए। मातृभूमि की सेवा के लिए संघ का जो गठन हुआ है आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय हमारा प्रबल हो रहा है और राष्ट्र एकता के सूत्र में बन रहा है। मोहन मरकाम को समझता है नहीं संघ के बारे में, और उसको समझना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए कि संघ क्या है। और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। कल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव के डूंगरगढ़ कल जाएंगे और वहां पर भेंट मुलाकात का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत घुमका और बेलगांव ग्राम पंचायत में सीएम भूपेश बघेल लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले डूंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम बनाने की मांग उठने लगी है। जोगी कांग्रेस ने डूंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जोगी कांग्रेस की मांग का बीजेपी और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। तीनों दलों के नेताओं का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र बनने से डूंगरगढ़ का तेजी से विकास होगा। छत्तीसगढ़ जी की बात करें, डूंगर शहर को निगम बनाने की मांग को लेकर हमने अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन सौंपा है। आप सभी को पता है कि राजौंद जिले का प्रमुख और छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे व्यस्तम नगर है और डूंगरगढ़ शहर धर्मनगरी जो है वो इस योग्यता को भी रखता है कि नगर निगम बने। सबसे पहले भूपेश जी को मैं बधाई देता हूँ डूंगरगढ़ के आगमन पर। मैं निवेदन करूंगा बघेल जी को कि डूंगरगढ़ को एक निगम का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ हर 6 महीने में 35 से 40 हजार पब्लिक माता नगरी के में डूंगरगढ़ दर्शन के जाती है। एक संभाग भी एक मिलना चाहिए, निवेदन करूँगा। बहुत बढ़िया मांग है, डूंगरगढ़ को निगम बनाना चाहिए, चूंकि ये 10 वर्ष पहले ही बन जाना था, किंतु इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया ये नहीं पता। किंतु ये बहुत अच्छी मांग है शहर की, डूंगरगढ़ को निगम बनना चाहिए और निगम के साथ साथ डूंगरगढ़ को संभाग भी बनाना चाहिए। डूंगरगढ़ व्यापार से बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर संभाग और निगम बनते हैं तो निश्चित ही डूंगरगढ़ की तरक्की होगी और माता
भुवनेश्वरी देवी का नाम एक उच्च कोटि पे और जाएगा। और चलिए अब चर्चा कर लेते हैं भिलाई की। ओलंपिक का समापन समारोह यहां पर आयोजित किया गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ओलंपिक समापन समारोह में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाया। खिलाड़ियों के हुनर को देखकर सीएम भूपेश बघेल गदगद हो गए। भिलाई के खुर्सीपार मिनी स्टेडियम में ओलंपिक समापन समारोह का आयोजन रखा गया था और विजेता खिलाड़ियों को सीएम भूपेश बघेल सम्मानित करते हुए नजर आए। भिलाई ओलंपिक में 5000 खिलाड़ी शामिल हुए थे। भिलाई ओलंपिक का आयोजन 7 नवंबर से ही जारी था। बहुत ज्यादा तो का निर्माण हुआ और हम सब देश के विभिन्न कोनों से आकर और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिकट वितरण किया, जिस तरह से लोकल नेताओं ने पूरी दम के साथ चुनाव लड़ा, उससे कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में जरूर आएगी। चुनाव में हर चुनाव में सिस्टर क्योंकि चुनाव लड़ती है, छोटी बहन मेरी वहाँ से आशा कुमारी चुनाव लड़ती रही है, 8 बार लड़ चुकी है, 6 बार जीती है, 9वीं बार लड़ रही थी। तो हर चुनाव में उसके मैं जाता हूँ, इस बार भी गया था और माहौल जो दिखा वो कांग्रेस के पक्ष में पॉजिटिव दिखा। एक तो वहाँ हर 5 साल सरकार बदलती है, एक परंपरा सी है वहाँ उसके। और बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वोकल फॉर लोकल थीम पर मध्य प्रदेश पवेलियन तैयार किया गया है। यहाँ एक जिला एक उत्पाद योजना से मध्य प्रदेश के नक्शे को दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाता हुआ देखा गया। पवेलियन में प्रदेश द्वारा उज्जैन के महाकाल लोक की झलक भी दिखाई दे रही है। राज्य की शान बने चीते भी पवेलियन में अलग ही आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिल्क की साड़ी पर कारीगरी हो या कोटी पर हस्तशिल्प कला को भी बखूबी पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की संस्कृति को देश और दुनिया तक व्यापार मेले के जरिए पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। मेले का आज उद्घाटन हो गया है और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश पवेलियन के बाहर हूँ। मध्य प्रदेश पवेलियन का थीम जो है लोकल फॉर वोकल है और इस गेट पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सामने ग्लोब यानी दुनिया का नक्शा दिखाया गया है और उस दुनिया के नक्शे में भी मध्य प्रदेश को दिखाया गया और ये मध्य प्रदेश का जो नक्शा है इसमें अगर आप और गौर से देखेंगे तो एक जिला एक उत्पाद उस योजना को यहाँ पर दर्शाया गया है। हर जिले की अपनी खासियत है, वो यहाँ पे किस जिले की क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या उत्पाद है, तो वो आप इस नक्शे में यानी ग्लोब में जो दुनिया का है और फिर उसमें मध्य प्रदेश आप जान सकते हैं। तो यहाँ से आज शुरू हो गया है। मेहमानों के लिए, दर्शकों के लिए तैयार है मध्य प्रदेश पवेलियन और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीएम तिवारी साहब। सर, पवेलियन तैयार, दर्शकों का इंतजार? बिल्कुल तैयार, दर्शक आने शुरू हो गए। लोकल फॉर वोकल ये थीम है और मध्य प्रदेश को आपने बहुत ग्लोबल में दिखाया है और हर एक जिला एक उत्पाद, तो यहाँ के जरिए पूरी दुनिया तक यानी जो दुनिया के लोग यहाँ आएंगे देखने, मध्य प्रदेश की संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे और जैसे कि मेले की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, उसी के अनुरूप जो है पूरा पवेलियन का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। आपने अगर ये भ्रमण किया है पवेलियन तो देखा होगा कि हमने इसमें जो है जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमुखता से दिखाया है, उनका सेल भी हो रहा है, एमएसएमई प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और इसमें जो थीम एरिया है, थीम एरिया में भी जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हमने जो है उपलब्धियों को दिखाया है और इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो होने वाली है उसके बारे में भी जो है यहाँ पे जानकारी आपको उपलब्ध है। सर, नैरोबी से चीते आए थे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे, वो भी हैं यहाँ पर, वो तो आपने बिल्कुल अद्भुत तरीके से हैं। वो जो चीते वाला है वो तो आपका बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ से देखिए 3D वो आपको नजर आता है कि वो एक डिजिटल फॉर्म में है। आप यहाँ दिल्ली में मध्य प्रदेश पवेलियन में आकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उज्जैन का महाकाल कैसा है। और अगर कुल मिला के बात करें तो इस बार व्यापार मेले में आप मध्य प्रदेश के लोकल उत्पाद, जिसका नारा प्रधानमंत्री ने दिया था लोकल और फॉर वोकल, उसको ज्यादा तवज्जो दी गई है और उस संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
और आंध्र प्रदेश के बाटला में शनिवार देर रात सड़क के बीचों बीच एक विमान फंस गया। इस विमान को हैदराबाद के पिस्ता हाउस के मालिक ने नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए खरीदा था। दरअसल विमान को एक ट्रेलर पर कोची से हैदराबाद लाया जा रहा था और इसी दौरान कोरिसापाडू अंडरपास में बीच सड़क पर विमान फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर और विमान को वहां से बाहर निकाला गया। और गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को धमाकेदार इंटरव्यू दिया। राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी को गुजरात की जनता का आशीर्वाद है। देखिए, सीटों के आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं, दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।